नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह का तनाव है, उसको लेकर लगातार बैठकों का दौर भारत सरकार की तरफ से जारी है और उधर भारत से सीमाओं के दूर उस तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान में भी हाल कुछ ऐसा ही है। बयान दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा है कि जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हमले की धमकी तक एक तरह से दी गई है। वाकई में दोनों देशों के बीच जो ये स्थिति है इस वक्त तनाव की, आतंकवाद की जंग में भारत इस स्थिति से कैसे निपटेगा, इसको लेकर जिस स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और जिस तरह से बातचीत हो रही है, लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है, उसके बाद क्या कुछ होगा, क्या वाकई में हम युद्ध की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह की लगातार चर्चाएं हो रही हैं, क्या वाकई इस देश के नागरिक युद्ध चाहते हैं या दोनों देशों के नागरिक? कैसे आतंकवाद के खात्मे को लेकर भारत की सरकार आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान इस वक्त ऐसे संवेदनशील मोड़ पर क्या कुछ अपनी तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने दुनिया का वैश्विक सहयोग लेने के लिए कई देशों से उनकी बातचीत चल रही है। हमारे साथ आसिफ सुहाग, ब्यूरो चीफ जम्मू कश्मीर के हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर जगदीप दहिया रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल संत पाल राघव रक्षा विशेषज्ञ हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप, और लेफ्टिनेंट कर्नल शुभंकर मिश्र आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेफ्टिनेंट कर्नल शुभंकर मिश्र, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि रक्षा और राजनीति दोनों यहाँ पर एक साथ आगे बढ़ेगी। सेना को पूरी तरह से छूट देने की बात लगातार सामने आ रही है, उन्हें तय करना है टारगेट और टाइम, इस तरह की बात भी है। लेकिन भारत की तरफ से कोई भी कदम होगा उस पर पूरी दुनिया की नजर होगी और निश्चित रूप से भारत की सरकार ऐसा कदम उठाना चाहेगी जिससे संदेश भी जाए और भारत जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक इमेज रखता है, किस तरह से आपको लगता है कि ये आज जो लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है, कहाँ भारत सरकार किस तरफ, किस दिशा में जा सकती है? मीना जी नमस्कार। देखिए, आज काफी महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स एंड कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स। ये तीनों आप एक तरीके से देखें तो इसका एक गहन अर्थ निकाला जा सकता है। खास करके कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स, जिसको सुपर कैबिनेट भी बोला जा रहा है, आज वो पुलवामा हमले के बाद 5 साल के बाद तकरीबन उसकी पहली बैठक बुलाई है। शायद हम एक शॉर्ट टर्म पार्लियामेंट सेशन की तरफ भी देख रहे हैं। हो सकता है 1-2 दिन में ये क्लियर हो जाए कि एक छोटा पार्लियामेंट सेशन इस घटना के ऊपर शायद गवर्नमेंट बुलाए, ऐसा विपक्ष भी मांग कर रही है। और हो सकता है कि उसके बारे में या अपने जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो बाकी देशों को कैसे डील करें, और हो सकता है हमारे एमएसडीज बाकी कंट्रीज में जाएं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है सीसीई की मीटिंग, बिकॉज बिना अर्थव्यवस्था की मजबूती के हम किसी भी लड़ाई के बारे में नहीं सोच सकते। तो सीसीएस की दूसरी मीटिंग, सीसीई की मीटिंग और सीसीपीए की मीटिंग, तीनों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो भी एक्शन होने वाले हैं, सरकार उनके ऊपर गंभीरता से सोच रही है और कुछ ना कुछ जो भी प्लानिंग हो रही है, शायद वो पहले भी जिस बारे में चर्चा हो चुकी है कि ये हमें तभी पता चलेगा जब वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। उससे पहले आकलन करना या मतलब उसके बारे में ज्यादा सोचना बेमानी रहेगा। बट एक जी, चीज जरूर है, निश्चित रूप से सोचने समझने से हमारे कुछ होना भी नहीं है, लेकिन हमारा काम है सरकार जो सोच रही है उसे सूंघना, उसे समझना। क्योंकि ऐसी बातें, कैबिनेट की बैठक हो, चाहे प्रधानमंत्री का संदेश, चाहे जो पॉलिटिकल अफेयर्स की जो कमेटी है, पुलवामा के बाद इतने लंबे समय के बाद बैठक का होना, वैश्विक मुद्दों पर कमेटी की राय, तमाम मंत्रियों के साथ विचार विमर्श। सवाल है सतीश कुमार जी, एक जनता की अपेक्षा, एक सरकार का रणनीतिक कदम, एक आर्थिक और सामरिक हालात,
हम कहाँ स्टैंड करते हैं इस समय पाकिस्तान के साथ? भले ही इकोनॉमी, भले ही डेमोक्रेसी, यहाँ पर हम बहुत आगे हैं, लेकिन सामरिक लिहाज से निश्चित रूप से इतिहास हमारे साथ, हमारे पक्ष में हमेशा रहा है। लेकिन जिस तरह की चाइना की भूमिका है, पाकिस्तान की तैयारी, हम आज युद्ध की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट वहां से आ रहे हैं कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, इनके मायने क्या है? डॉक्टर मीना, देखिए, कुछ बातें बहुत ही स्पष्ट तौर पर हमें देखनी और समझनी होगी कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1947 से लेकर आज तक हम जब विदेश नीति की तुलना करते हैं, विदेश नीति में संघर्ष की बात होती है, तो पाकिस्तान से भारत की तुलना की जाती है। और कई बार यूरोपीय कंट्रीज और अमेरिका भी, विश्व शक्तियां भी इसी दोष, हम दृष्टि दोष से पीड़ित थे। लेकिन पिछले 10-12 सालों में वो दृष्टि दोष हमें लगता है कि खत्म हो गया है, और ये बात दुनिया को समझ में आने लगी है कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग स्वरूप में दुनिया के सामने है। एक फेल्ड स्टेट की ओर बढ़ रहा है और एक निश्चित रूप से एक विश्व शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन नीतियों की वजह से जो आर्म्स और एम्युनिशन हम बाहरी दुनिया से खरीदते रहे हैं, वो केवल पाकिस्तान से लड़ने में सक्षम था। ये हम बात 2004, 5, 6 तक की बात मैं बता रहा हूं कि जब तक हम अपने हथियारों के अत्याधुनिक या मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट जब बाद में आया 2020 में, तो वो उससे हो सकता है कि परिवर्तन निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर होगा। लेकिन हमारी वजूद दुनिया में बहुत ही अलग किस्म की बन चुकी है, जिससे पाकिस्तान के साथ तुलना करना बेमानी होगा। एक तराजू पर नहीं तोला जा सकता। आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से, कूटनीतिक रूप से हम पाकिस्तान हमारे 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 रेस में ही नहीं है। तो इस पहलगांव अटैक के बाद जो एक अपने आप में एक नए नमूने के साथ भारत को तंग करने की कोशिश की गई, इस पर भारत निश्चित रूप से बहुत ही कड़ा जवाब देगा। और हमें लगता है कि पंचामृत, हमने अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें हमने 5 डॉक्ट्रिन्स की बात कही है। पंचामृत का मतलब ही है कि 5 चीजें। अब ये 5 चीजें एक्शन प्लान के रूप में हमें दिखाई देनी चाहिए। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इंडस वाटर ट्रीटी, न्यूक्लियर आर्सेनल्स, और कश्मीर के भीतर एक इकोसिस्टम है। आतंकवादी तो है ही जो पाकिस्तान समर्थित है, लेकिन उसके भीतर जो इकोसिस्टम है जो उसे सपोर्ट करता है, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे अन्य लोग हों, अपने फायदे के लिए, राजनीति के लिए, उन चीजों पर भी हमला करना होगा। तो ये अगर 5 चीजें महत्वपूर्ण रूप से भारत के द्वारा की जाए तो परिवर्तन दीर्घकालीन होगा। और जो हम पंचशील से लेकर पंचामृत की बातें करते हैं, वो तब तक कारगर नहीं होंगी जब तक कि पाकिस्तान को ठिकाने नहीं लगाएंगे। ये सर्वविदित है कि डिसमेंबरिंग ऑफ पाकिस्तान, वीकनिंग ऑफ पाकिस्तान इज द ओनली ऑप्शन। हमारी विदेश नीति में कभी नहीं था कि हम अपने पड़ोसी देशों को कमजोर करना चाहते हो। हमारी नीति हमेशा उनके सहयोग की रही है, इसलिए हम पंचामृत भी वही बात। लेकिन एक्शन प्लान में जब तक हम उसको प्रत्युत्तर नहीं देंगे, तो हमें नहीं लगता है कि ये बातें आदर्शवाद तक केवल रह जाएंगी, केवल बातों में रह जाएंगी। ये कारगर नहीं होगा। जी सतनाम राघव जी, आदर्शवाद और व्यवहारवाद में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन हिंदुस्तान ने हमेशा आदर्श पेश किया है दुनिया के सामने। चाहे भारत पाकिस्तान की लड़ाई 71 की हो, चाहे कारगिल युद्ध हो, भारत ने सैन्य स्तर पर निश्चित रूप से ही पाकिस्तान से आगे बहुत बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हमले की एक तरह से धमकी, चेतावनी, इसके क्या मायने हैं सतनाम राघव जी? जी देखिए, पाकिस्तान के पास परमाणु शक्ति है और भारत के पास भी परमाणु शक्ति है। जो डिफरेंस है, हमने इसको नो फर्स्ट यूज के प्रिंसिपल पे है और डिटरेंस के तौर पे है। लेकिन पाकिस्तान का जो
थ्योरी है या उनका प्रिंसिपल है उसको अपने बचाव के लिए फर्स्ट यूज का है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की ये गीदड़ भभकी है, कारगिल में भी किया इन्होंने, और एलओसी पे जब फायर असाल्ट ज्यादा होता है तो जब भी ये जो लोकल इनके जो रेडियो स्टेशन है मुजफ्फराबाद या वहां पे हम सुनते थे, इनका जो प्रोपागंडा आता है कश्मीर का, वो इसको हमेशा यूज करते हैं परमाणु को। जब उनकी बहुत कमर टूट जाती है एलओसी पे, जब वो फायर कहते हैं, अग्रिम चौकियों को हम करते हैं, तो ये लोकल रेडियो स्टेशन की बात मैं कह रहा हूं, वहां से ये कहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये भी बताना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान ने ये किया, परमाणु अटैक किया, तो वो टिक नहीं पाएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करता है तो शायद पाकिस्तान, मुझे डाउट है कि वो अगले सूरज में अपने लोगों को देख पाएगा। भारत बहुत सक्षम है, सशक्त है, और हमारे जो परमाणु जो शक्ति है वो एक बहुत मजबूत है, वो पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा उसके। ये सिर्फ एक गीदड़ भभकी है, पाकिस्तान कभी दुस्साहस भी नहीं करेगा। पाकिस्तान की जो पॉलिसीज है वो आर्मी के बेस पे पॉलिसीज है, वो निर्णय जो है उन्हीं का ही होता है। हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है पॉलिसी को करते हैं, उसमें एक एनएसए है, फिर आर्मी की जो स्ट्रेटेजिक कमांड है, डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, वो उनको करता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर डिफेंस जो चीफ है वो डिसाइड करता है। तो ये एक गीदड़ भभकी है, इससे कुछ पाकिस्तान जो इसको हमेशा इस्तेमाल करता है, बट वो यूज नहीं करेगा। जी जगदीप दहिया जी, ब्रिगेडियर जगदीप दहिया, सवाल ये है कि गीदड़ भभकी और इसके बीच में ये भी कहा जाना पाकिस्तान की तरफ से कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं और हमारे पास सूचना है कि भारत किसी भी समय ऐसा कर सकता है। भारत में अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है, पाकिस्तान के पास कैसे पहुंच जाती है? ये जो पाकिस्तान की तरफ से जो उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर द्वारा स्टेटमेंट आया है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे के बीच में हमला कर सकता है, इसको हमें एक और नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अभी पूरी तरह घबराहट है। पाकिस्तान को पता है अभी उनकी क्या काबिलियत है, क्या उनकी इकोनॉमी के स्टेट में है, और उनकी आर्मी की प्रिपेयर्डनेस क्या है। और उनके 4 फ्रंट खुले हुए हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और अफगान तालिबान, और सबसे बड़ा जो थ्रेट फ्रंट है वो है इंडिया। वो पाकिस्तान नहीं चाहता कि ये हिंदुस्तान, इंडिया, भारत को ऐसी कार्रवाई करे कि जिससे कि उसको, उसके जो अस्तित्व को भी खतरा हो जाए। तो ये जो 24 से 36 घंटे की जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इसको मैं चाहूंगा कि आपके और आपके दर्शक इस तरफ से देखें कि पाकिस्तान अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी को बुलाना चाहता है और बताना चाहता है कि भाई हम पे जल्द से जल्द हमला होने जा रहा है, आप इसके अंदर तुरंत से तुरंत बीच में आए और भारत को किसी न किसी तरीके से रोका जाए। ये मेरी तरफ से ये सिर्फ एक यही मकसद है। अदरवाइज भारत कि जैसा कि कल प्रधानमंत्री की मीटिंग सभी एनएसए के साथ, सीडीएस के साथ और तीनों चीफ के साथ और रक्षा मंत्री के साथ हुई, उसमें भारतीय सेना को खुला हाथ दिया है। और भारतीय सेना के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव इस समय दे दिए जा चुके हैं कि हमें जब लड़ाई खत्म होगी हमें ये एंड स्टेट चाहिएगी। ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से पूरा क्लैरिफिकेशन दिया जा चुका होगा इस समय तक। और भारतीय सेना अभी उसी की वजह से अपनी अपनी स्ट्रेटजीज बनाएंगे, और जो भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है उसके बनिस्बत समय, जगह और तरीका, ये भारतीय सेना के तीनों अंग मिलके इंटीग्रेटेड अप्रोच से इसको डिसाइड करेंगे कि कब ये करना है। पाकिस्तान का ये कहना कि अगले से 24 से 36 घंटे में लड़ाई होने वाली है, वो सिर्फ डरा हुआ पाकिस्तान दिखाता है, और वो चाहता है कि किसी न किसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके अंदर जल्दी जल्द से इस मैदान में कूद जाए और भारत के आक्रमण को रोक ले, जो कि निश्चित है। और इस समय कब होगा, कैसे होगा,
ये समय ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान के दिन अभी आ गए हैं एंड इंडिया विल डिलीवर ए टेलिंग ब्लो। जी जी, लेकिन शुभंकर मिश्र जी, सवाल ये है कि नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है जो जो मजबूत करे इस देश के लोगों को, और कहीं ना कहीं इस विषय से संबंधित सवालों को टाला भी जा रहा है। मीना जी, मुझे लगता है ये तरीका सही है कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों को जब तक जरूरत ना हो तब तक पब्लिक डोमेन में ना लाया जाए। जैसे आज ही एक प्रमुख विपक्षी दल के नेता का बयान आया कि सरकार जो भी कार्रवाई करे हमें विश्वास मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार को अपने सारे अंगों को भी विश्वास में लेने की जरूरत है। विपक्ष तो बहुत दूर की चीज है। हाँ, जरूर विपक्ष को ये बताना चाहिए सरकार को कि वो मोटे तौर पे क्या करने वाले हैं। जैसे दया सर ने अभी बताया कि गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्रेटजी और पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उनको बता दिया है। और मैं अगर आपका ध्यान आकृष्ट करूं प्रधानमंत्री के पटना वाले वक्तव्य पे, जिन्होंने अपने साफ साफ शब्दों में बताया था कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इस समय उन आतंकवादियों को टारगेट करने का नहीं है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उस तंजीम को टारगेट करने का नहीं है जो तंजीम इसके पीछे थी, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम को टारगेट करने का है जो इस पूरी व्यवस्था को, इस जिहादी मानसिकता को संभाल रही है और उसको सपोर्ट कर रही है, और वो है पाकिस्तान आर्मी। तो बेसिकली अगर हम इस तरीके से देखें, काफी सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिनका असर हमें नहीं पता है कि वो क्या पड़ रहा है। पाकिस्तान ने हमारा एयर स्पेस बंद किया, हमने अभी तक उनका एयर स्पेस बंद नहीं किया है, बट डेफिनेटली जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हम उनका एयर स्पेस भी बंद करेंगे, और उनका एयर स्पेस बंद करने का उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको पब्लिक डोमेन में अगर हम ना लाएं तो बेहतर है। तभी मैंने बोला कि जब ये एक्शन हो जाएंगे हमें अपने आप पता चल जाएगा। और मुझे लगता है कि इस बार कुछ ऐसा होगा जो शायद उम्मीद से परे होगा, कुछ नया होगा, और ये आपका एक पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक तीनों का मिला जुला असर रहेगा। कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा क्या हो सकता है, सवाल ये पूरे देश के उन लोगों के कम से कम जहन में है जो इस बारे में सोचते हैं, और ऐसा सोचने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। भारत और पाकिस्तान का मुद्दा आता है तब हम देखते हैं कि शहर शहर, गली गली, पार्क पार्क, हर जगह, मतलब सुबह शाम की चर्चाओं में ये विषय जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोगों के अस्मिता का प्रश्न भी है, क्योंकि इतना लंबा चल गया है। आजादी से लेकर आज तक दोनों एक साथ साथ अलग हुए, एक घर से दो परिवार हुए, दो भाई, एक तरह से दीवार बनी, लेकिन उस दीवार के बनने के बाद झगड़ा कभी खत्म ही नहीं हुआ। बहुत सही कहा शुभंकर मिश्र जी ने कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि इस बार सिर्फ ये आतंकवाद की घटना को अंजाम देने वाले लोगों तक इसकी जवाबी कार्यवाही सीमित नहीं रहेगी। ऐसे लोगों को पनपने की जगह देने वाले पाकिस्तान को भी सबक इस मामले में इस बार सीधा सिखाया जाएगा। शुभंकर जी ने कहा कि आसिफ जो हमारे सहयोगी JNK से जुड़े थे, आसिफ के पास जाना चाह रही थी मैं, लेकिन आसिफ इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं। सतीश कुमार जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आसिफ के पास हम वापस जाएंगे कि दरअसल वहां पर इस वक्त हालात क्या हैं, जम्मू कश्मीर की इस वक्त तस्वीर किस तरह की नजर आ रही है। वहां पर केंद्र सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी सरकार को सफलता उस तरह की नहीं मिलना, सतीश कुमार जी, किस बात का संकेत है ये? ऑडियो ऑन करें प्लीज अपना। 370 के बाद से डॉक्टर मीना परिवर्तन तो हुए हैं, लेकिन चूंकि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कश्मीर की अत्यंत गंभीर है, और 70-75 सालों में एक ऐसा पॉलिटिकल सोशल स्ट्रक्चर बनकर वहां पर तैयार हुआ जो खुले रूप में पाकिस्तान को समर्थन देना या उस तरह के आतंकी संगठनों को श्रेय देना, प्रश्रय देना, वो इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, और भारत विरोध तत्व भी वहां पर पनपे हैं। उनको अब चूंकि वो दूध में पानी की तरह मिले हुए हैं, उनका सफाया कई रूप में किया जा सकता है। इंडोक्ट्रिनेशन जो है वो पढ़ाई लिखाई और रोजगार के द्वारा
संभव है, जो भारत की सरकार ने 370 के हटाने के बाद से तमाम औद्योगिक प्रकरण से लेकर कई बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने की कोशिश की, लेकिन इनग्रेन जो मानसिकता है वो बल के साथ ही होगा। कई ऐसे आतंकवादी जिन पर टेररिस्ट एक्ट लगे हुए हैं वो भारत के विभिन्न जेल में बंद है। एक उपाय ये भी हो सकता है कि स्पीडी जुडिशियल ट्रायल के तहत वो तमाम 656 NIA के द्वारा जो चिन्हित हैं, अगर उसमें से कुछ दुर्दांत आतंकियों को अगर जल्दी जुडिशियल रिव्यू के तहत फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए, तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि अब भारत इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों रूप में बर्दाश्त करने वाला नहीं है। दूसरा, जो अन्य प्रकल्प हैं, जम्मू कश्मीर कलंक का कल्चर है, वहां पर कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत की बात जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे, शांति का एक आदर्श स्वरूप है, तो उस चीज को हमें स्थापित करना है। लेकिन स्थापित करने के पहले झाड़ झंखार जो वहां पर पहले से पनपे हुए हैं, फैल रहे हैं, उनकी सफाया जरूरी है। उनके सफाया के बिना हम जो अपने आदर्श और विश्व गुरु की परिकल्पना कर, विश्व गुरु का मतलब ये नहीं होता है कि आप शांति से बैठे रहें और आपके इर्द गिर्द तमाम तरह की गंदगियां फैलते रहे। तो उसकी सफाई के लिए आपको बल का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो उस बल के प्रयोग न केवल बाहर बल्कि भीतर भी उन चीजों को दुरुस्त करने के लिए, तो हमें लगता है कि स्थिति अनुकूल बन रही थी। अब चूंकि लग रहा था कि अनुकूल स्थिति में सरकार के पक्ष मजबूत हो रहे हैं, तो ऐसे आतंकियों को, ऐसे लोगों को अपने इकोसिस्टम को बचाए रखना जरूरी था। तो ये अंजाम दिया गया और बड़ा विभत्त तरीके से दिया गया, कम्युनल लाइन पर दिया गया, जिसका मतलब असर पूरे देश में हो और कम्युनल राइट्स के रूप में ये फैल जाए, फिर देश कमजोर हो। ये मानसिकता हमारी सोच से रही है, जो बहुत ही खतरनाक है। जी, सवाल ये जगदीप दहिया जी कि इस पूरे मामले में भारत सरकार की तरफ से जो भी जवाबी कार्यवाही होगी, दुनिया की नजर भी हिंदुस्तान पर रहेगी, दबाव की राजनीति भी हिंदुस्तान पर लागू कहीं ना कहीं होगी। हिंदुस्तान कितना दबाव लेगा? चाइना ने जिस तरह से कहा कि हम नजर बनाए हुए हैं, हम देख रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा हमने अमेरिका से भी बात की और भी पड़ोसी देशों से हमारी बात की है। तो वैश्विक दबाव किस तरह का होगा और भारत सरकार कितना उस पर ध्यान देगी और कितना अपने हिसाब से काम करेगी? जो वैश्विक दबाव जो है वो एक मायने रखता है, पर उस वैश्विक दबाव को बिना देखे हुए पहले भारत को अपना मकसद, भारत का जो, जैसे कि हम बात कर रहे थे पॉलिटिको मिलिट्रिकल ऑब्जेक्टिव, अगर हम बड़ा कदम उठाते हैं तो उसका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव डिसाइड ऑलरेडी किया जा चुका है। और वो ऑब्जेक्टिव जैसे कि उस मीटिंग में हुआ है तीनों चीफ्स और NSA और CDS के साथ, रक्षा मंत्री के साथ, और आज जो CCS की मीटिंग है और जो उसके बाद CCP की मीटिंग है और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग है, उनमें उनको ये बताया गया कि ऐसा ऐसा सब तकरीबन ऐसा आइडिया, ब्रॉड आइडिया दिया होगा, ऐसा ऐसा स्वरूप होने वाला है। और अपनी अपनी तीनों डायमेंशंस में, इकोनॉमिक डायमेंशंस में, डिप्लोमेसी डायमेंशंस में और पॉलिटिकल डायमेंशंस में इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, ये सब सारा बाकी जो आज की जो मीटिंग हुई है उन सब में डिस्कस किया गया होगा। जब भारत ने सुनिश्चित कर लेना है, मैं एक बात बड़े ध्यान से आपके दर्शकों को चाहूंगा कि सुने कि इस आतंकवाद के जो किताब है ना, इसमें बहुत से अध्याय जुड़ चुके हैं। ये 26/11 से शुरू हुआ, फिर पठानकोट हुआ, उरी हुआ, पुलवामा हुआ। तो अभी भारत का जो ये लक्ष्य है, बिल्कुल सटीक लक्ष्य है कि अब ये जितने अध्याय इसमें जुड़े हैं, अब ये नहीं हो कि भी पुलवामा, पहलगाम भी एक और अध्याय जुड़ के वो किताब ऐसे की ऐसी रह जाए। अभी हमारा काम है इस पूरी आतंकवाद की किताब को जलाना है। और ये इसमें विश्व की जो शक्तियां हैं उनकी तरफ से, जहां तक मेरी समझ में है, इंडिया को जिस तरह से अभी तक सपोर्ट मिला है कि सभी ने इस आतंकवाद की जो घटना हुई है इसकी कड़ी और खूब निंदा की है और भारत को सपोर्ट दिया कि हम भारत के साथ हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। वो साथ हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है।
आतंकवाद से कैसे लड़ा जाएगा ये भारत डिसाइड करेगा। और जहां तक कि पाकिस्तान की जो अभी हालात हैं, उसका जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसकी जो इंटरनल सिचुएशन है, इससे ये एक बहुत ही सुनहरी मौका है भारत के लिए कि अनलाइक जैसे कि जो रशिया यूक्रेन का लड़ाई चल रही है और बहुत ज्यादा फोर्स इम्बैलेंस था बिटवीन गाजा और इजराइल के बीच में, फिर भी वो काफी लंबा खिंच गया। तो भारतीय जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया होगा, उसके खिलाफ जो स्ट्रेटेजी बनाई गई होगी, उसके अंदर उस स्ट्रेटेजी के तहत ये पक्का सुनिश्चित होगा कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, ताकि इससे वैश्विक जो दबाव आएगा वो आता है थोड़े एक अरसे के बाद। शुरू में तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी जो हमारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए हैं उनको अचीव करने के लिए एक इंटेंस कार्रवाई की जाए। और उसके बाद हमने पहले भी 1971 में भी जब लड़ाई हुई थी, वैश्विक दबाव आया था, पाकिस्तान का अमेरिका का 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में भी आ गया था, लेकिन उस सबको झेलने के लिए और उसको हैंडल करने के लिए भारत की कूटनीति और भारत की जो राजनीतिक ताकत है वो बहुत सक्षम है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब भी हम कोई कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई तो जरूर होगी, जब भी हम वो कार्रवाई करेंगे, किस शेप में होगी, किस साइज में होगी, किस स्केल पे होगी, वो जैसा कि प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि वो तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो मिलकर तय करेंगे। वी आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग इंटरनेशनल प्रेशर। जी प्रोफेसर शुभंकर मिश्र, सवाल ये है कि हम तैयार हैं, हम हैंडल कर सकते हैं इंटरनेशनल प्रेशर को, और क्योंकि अब तक का इतिहास भी इस बात की गवाही देता है कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान लगातार खड़ा रहा है और बहुत पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ युद्ध को नहीं करना है, अहिंसा की जो पॉलिसी है हमारी, शांति प्राथमिकता की जो पॉलिसी है, हम शांति में विश्वास करते हैं, करते आए हैं। इसीलिए हिंदुस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जो एक तस्वीर है ग्लोबली वो भी अलग है। कम से कम हिंदुस्तान ये समझाने में कामयाब है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर इस वक्त सरकार कुछ भी कहने की स्थिति में भी नहीं है, कहे कैसे, क्योंकि जो हुआ है उससे तो देश के जिस तरह से पर्यटकों को निशाना बनाया गया पुलवामा के बाद, ये बहुत बड़ा, बल्कि पुलवामा और इसको छोड़ दें हम, यहाँ ये तो जितनी बड़ी दुर्घटना, जितना बड़ा ये आतंकी हमला है, मुंबई हमले के बाद ये बहुत बड़ा है। तो निश्चित ही भारत सरकार को अपनी जनता को भी विश्वास दिलाना है और दुनिया को भी संदेश देना है कि उन्हें कमजोर नहीं समझा जाए। मीना जी देखिए, 2-3 चीजें हैं। अगर मैं थोड़ा सा, जो आप लोगों की चर्चा हो रही थी इंटरनेशनल प्रेशर के ऊपर, आपको शायद ध्यान होगा श्रीलंका ने अपने यहाँ एक ऐसा ही नासूर था जिसको लिट्टे कहते थे। लिट्टे को जिस तरीके से श्रीलंका ने साफ किया, उस समय श्रीलंका के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर था। तकरीबन हर देश जिसकी कोई भी वैल्यू इंटरनेशनल एरिना में थी, वो श्रीलंका के ऊपर सैंक्शंस लगाने को तैयार बैठे। बट श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उस समय अपना एक स्टैंड लिया और लिट्टे को जड़ से साफ किया। मुझे लगता है कि भारत को उससे एक सीख लेनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि भारत किसी भी तरीके के इंटरनेशनल प्रेशर में अभी आने वाला है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है, 71 की जो बात दया सर ने की, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूं, अगर तो 71 अब की परिस्थितियों में बहुत फर्क है। तब हम एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में पनप रहे थे, और आज हमारी स्थिति विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की। आज मुझे नहीं लगता कि चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो या चाइना हो, जिस तरीके का हमारा ट्रेड रिलेशन उनके साथ है, इनमें से किसी भी देश का हमारे ऊपर कोई सैंक्शन लगने की बात आएगी। और इसके अलावा जो छोटे मोटे देश अगर हैं भी, जिनको अगर हमारे ऊपर कोई सैंक्शन लगाना है, तो वो फिर वही बात है, सूरज को दिया दिखाते रहो, क्या फर्क पड़ना है। तुर्की और उनके जैसे लोगों के सैंक्शन लगाने से हमारे शहर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए इंटरनेशनल प्रेशर की कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से आपने जो कहा, और ये सिर्फ पुलवामा की ही नहीं, अगर आप बहुत सारे ऐसे अटैक्स हुए हैं इन बिटवीन, रियासी का हमला हुआ और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। इस बार
दो मेजर गलतियां जो थी पाकिस्तान की तरफ से, एक था कि तुर्क को टारगेट करना, और दूसरा था उन्होंने ये एंटिसिपेट नहीं किया कि भारत का रिस्पांस किस तरीके से आएगा और उसमें इंडस वाटर ट्रीटी को एवेंस में डालना भी हो सकता है। ये दो मेजर प्रॉब्लम से, इसकी वजह से पाकिस्तान के हाथ से ये पूरा मामला निकल गया। अगर यही चीज उन्होंने कहीं और की होती तो शायद बवाल इतना नहीं मचता, बट उन्हीं को कौन टाल सकता है। जी, होनी को कौन टाल सकता है। कम से कम आतंकवादियों के लिए जिस तरह की पिछले 7 दशक से हिंदुस्तान इस जहर को पी रहा है, हिंदुस्तान के लोगों का नुकसान पाकिस्तान के लोगों का भी है, लेकिन वहां के हुक्मरानों को अपनी सत्ता चलाए रखने के लिए, जनता को भ्रमित रखने के लिए इस नैरेटिव को बनाए रखना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 3 अहम बैठकें सरकार की हो चुकी है। कैबिनेट की जो बैठक है, हमारे सहयोगी कश्मीर से जुड़ने वाले थे, लेकिन हम वापस इस विषय पर बात करेंगे, तब उनसे भी और अपडेट लेंगे। कुल मिलाकर इस वक्त भारत की सरकार लगातार कैबिनेट के अहम मंत्रियों से लेकर, जैसा कि शुभंकर जी ने कहा कि जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का बुलाकर विपक्ष को भी अपने साथ लेकर कुछ ऐसा करने जा रहा है जो अब तक नहीं हुआ। अगर भारत की सरकार ये ऐसा करने में कामयाब होती है तो निश्चित रूप से आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो जंग इतने लंबे समय से पाकिस्तान के खिलाफ चली आ रही है, उसमें एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन अभी सिर्फ हो सकता है, क्योंकि क्या होगा इसकी कल्पना अभी किसी को नहीं है। पाकिस्तान से किस तरह का पलटवार होगा मालूम नहीं है। दुनिया से किस तरह का, चाइना का क्या रिस्पॉन्स होगा अभी पता नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार का यही काम है इस वक्त कि ये सारे जिस तरह चारों तरफ से, चारों खानों से जिस तरह के रिएक्शन आ सकते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमारी ताकत की पहचान करके दूसरों को हमारी ताकत की पहचान कराना और आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम करना ही इस वक्त सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस दौरान जितने लोग जंग को लेकर अलग अलग छोटे छोटे मैदान अपने अपने यहाँ, अपने इलाकों में, अपने घरों में, अपने दफ्तरों में बनाए हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि ये काम भारत सरकार का है, उन्हें करने दीजिए। हमारा काम है भारत सरकार जो कुछ कर रही है उस पर नजर बनाना और सरकार के स्तर पे ये देखना कि वो कैसे आतंकवादियों को जो है ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए मजबूर करती हैं, उनको एक कड़ा सबक सिखाती है। और भारत की सरकार आज काफी मजबूत और सशक्त सरकार है, दुनिया का साथ भी है। अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन अगले कुछ घंटे और अगले कुछ दिन काफी क्रूशियल है। नजर बनाए रखिए और चौकस रहिए। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।